इसमें लिखा गया है जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो। एक दौर था आप लोगों का जब नारा लगा था मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो मंडल कमीशन लागू भी हुआ और जो लागू नहीं कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों की कुर्सी भी दी। तो लड़ाई हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी गई मगर वो लड़ाई आधी अधूरी है जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होती। मंडल कमीशन की अभी तक केवल 2 सिफारिश लागू की गई है, बाकी सिफारिश अभी तक लागू नहीं की गई है। देश की आज़ादी को 75 साल हो गए। 75 साल की आज़ादी में देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अमृत काल चल रहा है। तो एक तरफ अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, आधे से भी ज़्यादा बड़ी आबादी है, उस आबादी को इस बात के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, इस बात के लिए रैली मोर्चा निकालना पड़ रहा है, यात्राएं करनी पड़ रही है कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं। ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है हम लोगों के लिए कि जानवर भी गिने जा रहे हैं मगर हम इतनी बड़ी संख्या में होकर नहीं गिने जा रहे। जानवरों के पास वोट डालने का अधिकार नहीं है। वो किसी की सरकार बना देंगे, बिगाड़ देंगे, ऐसी कोई ताकत जानवरों के पास में नहीं है। हमारे पास तो वोट देने का अधिकार है। निषाद जी वोट देंगे तो भी एक गिना जाएगा, यादव जी देंगे तो भी एक ही गिना जाएगा, विश्वकर्मा जी देंगे तो भी एक ही गिना जाएगा, पटेल जी देंगे तो भी एक ही गिना जाएगा, कुशवाहा जी देंगे एक ही गिना जाएगा और पंडित जी देंगे तो एक ही गिना जाएगा। उनका 10 नहीं गिना जाएगा और हमारा एक नहीं, सबका एक गिना जाएगा। तो लोकतंत्र में संख्या मायने रखती है, लेकिन हमारी भी संख्या है। 75 साल से लोकतंत्र में हमारी भी संख्या है और हर 5 साल में हम वोट लाइन लगा करके डालने का काम करते हैं। लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं है? हमारी गिनती क्यों नहीं हो रही? हमें हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा? इस देश के धन धरती राजपाट में जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ये 90 भाग जो है, ये 90 का जो हिस्सा है शोषितों का, ये शोषितों का हिस्सा 90% क्यों नहीं मिलता? उसका कारण ये है कि हमारा क्या अधिकार है ये हम जानते ही नहीं। हमको क्या लड़ाई लड़ना चाहिए, क्या लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए ये हम जानते नहीं। हम गाने पर डांस नहीं करते, हम तो धुन सुनकर डांस करते। जिसकी धुन अच्छी लग गई उधर डांस करने लगे। गाना क्या चल रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं। तो इसलिए हर पार्टी आती है, अच्छी अच्छी बात करती है और अच्छी अच्छी बात करके हमारे लोगों का वोट लेती है और हमारे लोगों का वोट लेकर के राज करती है और हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए अपने हक अधिकारों के बारे में पिछड़ा वर्ग जागृत हो, जागृत होकर संगठित हो और संगठित होकर लड़ाई लड़ने का काम करे। इसलिए हम लोग ये यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देश में जो अखबार है, जो टीवी है, वो हमारे मुद्दे को दिखाने वाली नहीं, वो हमारी बात को दिखाने वाली नहीं। देश की टीवी इस बात पर ज्यादा समय खर्च कर रही है कि बागेश्वर धाम का बाबा चमत्कार कर पाएगा कि नहीं करता है, इस पर टीवी खबर चला। अरे ये खबर चलाने वाली बात है। अरे चमत्कार करने वाला होगा तो हमारे बहुत सारे लोगों के घर छप्पर के हैं, बहुत सारे लोगों के पास पक्के मकान नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास अच्छा घर नहीं है। तो ये टीवी पर चलाने की क्या बात है? एक बार वो चमत्कार कर दे, सबका घर 3 मंजिला बढ़िया रंगा पोता बढ़िया बन जाएगा। ये टीवी पर बहस करने की क्या जरूरत है? बागेश्वर धाम का बाबा चमत्कार कर पाता है कि नहीं कर पाता है?
एक बार चमत्कार करेगा, सबको पता चल जाएगा कि चमत्कार होता है। और हो गया। हमारे पास साइकिल नहीं थी, कार खड़ी हो गई। घर नहीं था, 3 मंजिला घर बन गया। ऐसा चमत्कार तो हुआ नहीं आज तक। मगर टीवी वाले दिन रात इसकी खबर दिखाते हैं। पाकिस्तान में लोग भुखमरी से मर रहे हैं, इसकी भी खबर चलती। बांग्लादेश में लोग मर रहे हैं, इसकी भी खबर चलती। श्रीलंका में मर रहे हैं, इसकी भी चलती। हमारे देश में मर रहे हैं, इसकी खबर नहीं चलती। खाते यहाँ की है और खबर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की दिखाते हैं अखबार और टीवी। खाते यहाँ की जनता की समस्याओं को नहीं दिखाते हैं, दिखाते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां का। क्यों दिखाते? क्योंकि अगर पड़ोसी दुखी में हो तो हमारा कलेजा ऐसे ठंडा हो जाता है। अगर मान लीजिए पड़ोसी, अगर हमको कोई परेशानी है लेकिन हमने सुन लिया, पड़ोसी को हमसे ज्यादा परेशानी, तो हम सुखी महसूस करने लगते हैं, अरे पड़ोसी तो हमसे भी ज्यादा है। तो जब टीवी वाले ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए नहीं बचा है, भुखमरी से मर रहे हैं, अपना आदमी अपना सारा दुख दर्द, सारी समस्या भूल जाता है, तो खुश हो जाता है कि पाकिस्तान मर रहा है। तो हम लोगों ने पाकिस्तान की सरकार को वोट दिया या अपने यहाँ की सरकार को वोट दिया? तो पाकिस्तान चाहे रहे धरती पर, चाहे बंगाल की खाड़ी में जा करके बह जाए, उससे हम लोगों को क्या लेना देना है? हम लोगों को ये लेना देना है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा अगर मिल रही है तो पढ़ने के बाद रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारा अच्छा इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये ना हमको देखने की जरूरत है, इस पर हमको सोचने की जरूरत है। जितना हमारा हक हिस्सा है देश में वो हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सोचने की जरूरत है। मगर जब आप ये सोचोगे तो आप अपने नेताओं से पूछोगे, आप जिसको वोट देते हो उसको पूछोगे, आप सरकार चलाने वाले लोगों को पूछोगे, तो सरकार चलाने वाले लोग सोचते हैं हम इनके लिए तो कोई काम करते नहीं। अगर ये जागृत हो गए और सवाल पूछना शुरू कर दिया तो हम क्या जवाब देंगे? तो इसलिए ये अपने अधिकार के बारे में सोचे ही ना, अपने बच्चों के बारे में सोचे ही ना, ये पाकिस्तान के बारे में सोचे, श्रीलंका के बारे में सोचे, बांग्लादेश के बारे में सोचे, हिंदू मुसलमान के बारे में सोचे, मगर अपने बारे में ना सोचे। तो 75 साल से जानवरों की गिनती हो रही है, जानवर सोच भी नहीं सकता, जानवर समझ भी नहीं सकता, जानवर को वोट डालने का अधिकार नहीं है, मगर जानवर की गिनती हो रही है। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, संगठित होकर के धरना कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, एकजुट होकर के जो हमारी बात ना माने उसके खिलाफ वोट दे सकते हैं। ये सारा हम कर सकते हैं, सरकार बदल सकते, मगर हमारी नहीं हो रही सरकार। जानवर कुछ नहीं कर सकता, उसकी हो रही है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर हमारी गिनती नहीं हो रही। पता ही नहीं है नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो एक बात है, ये पता ही नहीं है कि हमारी गिनती नहीं हो रही है, जानवरों की हो रही। अब जब गिनती नहीं होगी, नारा चल रहा है सबका साथ सबका विकास, तो अपने लोग समझदार, तो अपने लोग समझ गए। क्या समझ गए? पहले साथ देना पड़ता है तब विकास होता है। तो 2014 में साथ दिया, फिर 19 आया, हमने कहा अब की, कहा बेचारा 5 साल में क्या क्या करे। हमने कहा हाँ बेचारा तो बात तो सही है, 5 साल में क्या क्या करे, बड़ी दिक्कत तो है। तो हमने कहा बेचारे ने 5 साल में जानवरों की गिनती किया, तुम्हारी नहीं किया। बेचारे ने 5 साल में तुम्हारे बच्चों का वजीफा बंद कर दिया। अकेले उत्तर प्रदेश में 6
छात्रों का वजीफा रुका पड़ा हुआ है, केवल ओबीसी का, जनरल का नहीं रुका है, ओबीसी का बता। ये पता है किसी को? 314 ओबीसी के बच्चे जो आईएएस बन गए थे, यूपीएससी की परीक्षा पास कर लिए थे, उनकी नियुक्ति ही रोक दी। फिर भी हमारे लोगों को लगा कि बेचारा क्या करे 5 साल, तो 2019 में बेचारे को फिर बना दिया। तो बेचारा फिर बन गया। अच्छा अभी और करना है, तो कहा अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना कुछ सरकारी रहेगा, ना तुम्हारे लड़का लड़की को सरकारी नौकरी मिले। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिसकी उम्र होगी अभी सरकारी नौकरी पाने की, वो सोच रहा होगा कि हमें सरकारी नौकरी मिले, और जिसकी उम्र निकल गई होगी वो सोच रहा होगा कि हमारे बेटा को, हमारी बेटी को सरकारी नौकरी मिले। लेकिन जब सरकारी देश में कुछ बचेगा तभी ना सरकारी नौकरी बचेगी। जब सरकारी नौकरी रहेगी तब आपके भी बेटा बेटी को मिल सकती है। लेकिन मोदी जी ऐसा कह रहे हैं सरकारी चीज की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ प्राइवेट हो जाना चाहिए, और वो लगातार कर रहे हैं। जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो आपके बेटा बेटी को नौकरी कैसे मिलेगी? पहली बात तो अब जो पढ़ाई चल रही है तो आपका बेटा बेटी नौकरी पाने लायक है। जैसे एक गांव में प्राइमरी स्कूल, एक ऐसे छोटे मोटे नर्सरी स्कूल, एक जिले पर, जिला मुख्यालय पर बढ़िया वाले कुछ प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल है, मतलब एक प्राइमरी स्कूल हो गया, एक ऐसा नर्सरी स्कूल हो गया, फिर एक इसके भी ऊपर जो देवरिया जिले में होंगे या गोरखपुर में 1-2 स्कूल होंगे जो बहुत बढ़िया स्कूल है, जहाँ की फीस बहुत महंगी होगी, सबसे बस की बात नहीं है भेजने की। फिर उसके बाद लखनऊ में और दिल्ली वाले स्कूल हैं, जहाँ गार्जियन को ही पूछ लिया जाता है कि भाई क्या करते हो, लड़के का एडमिशन करने के लिए आए हो? कहता साहब मजदूर है। तो मजदूर के लड़के का एडमिशन नहीं, किसान के लड़के का एडमिशन नहीं होगा। ऐसे भी स्कूल हैं। तो कई प्रकार के स्कूल हो गए। एक हो गया गांव में खिचड़ी खिलाने वाला स्कूल, ठीक। दूसरा हो गया ऐसा स्कूल जहाँ जो कि कम साधन संसाधन में, कम फीस में संघर्ष करके चला रहे हैं। इनको भी चलाने थोड़े दिया जा रहा, संघर्ष करके चला रहे हैं। तो ये कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ उससे खिचड़ी वाले से थोड़ा ठीक स्थिति है। फिर एक हो गया जिले वाला स्कूल, गोरखपुर में जो है, देवरिया में जो है, उसकी स्थिति और थोड़ा अच्छी। और फिर एक लखनऊ और दिल्ली वाला स्कूल है। तो जो प्राइमरी खिचड़ी खिलाने वाला स्कूल है और जो दिल्ली वाला स्कूल है, दोनों का कोई कंपटीशन है? लेकिन जब कंपटीशन में लड़के बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, तो सरकार परीक्षा के लिए 2 प्रकार का पेपर देगी कि नहीं ये सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाकर आया है, इसको सरल सवाल दिया जाए, और ये दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़कर आया है, इसको कठिन सवाल दिया जाए। क्या ऐसा पर्चा आएगा? और जब ऐसा पर्चा नहीं आएगा तो ये खिचड़ी खिलाने वाले का बच्चा कंपटीशन में नौकरी कैसे पाएगा? आएगा। तो जड़ में डाल रहे हैं गर्म पानी। जड़ में जब गर्म पानी पड़ जाता किसी पेड़ के तो वहीं सुखा जाता, पनपता नहीं। तो वो इतने लोग पढ़ लिख लिए, यही समस्या बनी हुई। अरे भाई नहीं पढ़े लिखे होते कुत्ता खाता था दौड़ने के लिए, पढ़ लिख लिए, अकल आ गई, समाज का नुकसान हो रहा है तो दौड़ रहे हैं। नहीं पढ़े लिखे होते, नहीं अकल होती तो क्यों दौड़ते? तो उनको लगता है कि जो पढ़ लिख लेता है, नौकरी चाकरी पा जाता है, वो समस्या है, क्योंकि वो सब समझता है देश कैसे चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है, हमारे फेवर में चल रहा है, हमारे विरोध में चल रहा है। जब वो समझता है तो बोलता है तो समाज को तैयार करता है, समाज को तैयार करता है तो समाज की संख्या ज़्यादा है, और समाज तैयार हो जाएगा तो हमको वोट नहीं देगा तो सरकार के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा।
तो इनको फायदा करना पड़ेगा। फायदा हम इनको करना नहीं चाहते हैं, तो ये बड़ा खतरा है। तो अगर पढ़े लिखे लोग ही ना पैदा हों तो ये खतरा ही खत्म हो जाएगा। फिर राशन बांटते रहो, राशन बांटते रहो, जनता खुश कि हमें तो सरकार राशन दे रही है। खुश हैं लोग कि नहीं खुश हैं? राशन मिल रहा, लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं? लेकिन क्या आप इतने कभी ये सोचा कि आप राशन पर खुश, आपका बेटा राशन पर खुश, उसका बेटा राशन पर खुश, उसका बेटा राशन पर खुश, उसका भी बेटा राशन पर खुश, उसका भी बेटा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी राशन। आपका बेटा भी डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर होना चाहिए, अच्छी जिंदगी जीना चाहिए। इसके बारे में भी कोई सोच और समझ दिमाग के अंदर कुछ घुसती है कभी कभी। वो लोग तो चाह रहे कि आप उतने सोचो जितने वो सोचवा रहे। राशन जो लोग बांट रहे हैं उनके पास खेत नहीं है, खेत है उनके पास? जो खेत में पैदा कर रहा है उसको उसकी कीमत नहीं मिल रही। और ये जीवन जीने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा हुआ, गरिमापूर्ण हर आदमी का, कोई मरना नहीं चाहिए। इसकी वजह से देना पड़ रहा है। 75 साल में सरकारें इतनी नालायक हो गई कि आदमी 2 जून के राशन की व्यवस्था करने लायक नहीं रहा, इसलिए तो राशन देना पड़ रहा है। अगर 2 जून की रोटी की व्यवस्था करने लायक आदमी होता तो राशन देने की क्या जरूरत पड़ती? वो कमाता और खाता, कमा कर खा नहीं पा रहा है, इसलिए राशन देने की जरूरत पड़ रही है, वो उनकी जिम्मेदारी। लेकिन क्या हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी राशन पर ही टिकी रहेगी? क्या हमें हमारे बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, नेता, अभिनेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार नहीं है? है तो संविधान में दिया है, लेकिन जब हम सोचेंगे तभी तो बनेंगे। अब वो कह रहे हैं नहीं तुम राशन तक सोचो, और राशन में नमक का पैकेट भी दे रहे हैं, इसलिए नमक हरामी मत करना। हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं मगर तुम हमारे साथ मत। हम तुम्हारे साथ नमक हरामी कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों की जड़ों में गर्म पानी डाल रहे हैं। तुम्हारे बच्चे अब नरेगा के मजदूर के आगे कुछ नहीं बनेंगे, मगर तुम नमक खाकर हमारे साथ वफादारी करना। अब नमक उनका है। महिलाएं बैठी इसलिए बता रहे हैं, पंडित जी लोग घर में आ जाते थे, पता नहीं चलता, पुरुषों को पता नहीं चलता, पुरुष गया काम पर, महिला है घर में, पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए समझाने लगे नमक खाए। अब नमक खाए हो अगर वोट नहीं दोगे तो पाप लगे। अब महिलाएं क्या करें? वो कहती कोई दे ना दे हम जरूर नहीं दे। तो इसलिए समझा रहे हैं जो दे रहे हैं उनके घर का ना नमक है ना उनके घर का राशन है। नमक भी आपके हमारे जैसे मजदूर किसान लोग निकाल रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, और राशन भी हम ही आप मेहनत करके खेत में गर्मी ठंडी बरसात में मेहनत करके पैदा कर रहे हैं, और हम आप पैदा कर रहे हैं। अगर उसकी सही कीमत मिल जाए तो राशन देने की जरूरत ना पड़े, लेकिन उसकी सही कीमत नहीं मिल रही, और फिर ये टैक्स का पैसा सरकार के पास जाए। कैसे? अब आप लोग साड़ी पहनते हैं तो साड़ी किसी दुकान से खरीदते होंगे ना, बनाते तो नहीं होंगे, तो साड़ी का रेट अलग है, टैक्स अलग है। मोबाइल खरीदे तो मोबाइल का रेट अलग है, उसमें टैक्स जुड़ता है। मोबाइल का रिचार्ज कराए तो मोबाइल का रेट है, उसमें टैक्स जुड़ता है। जूता खरीदे, चप्पल खरीदे, साइकिल खरीदे, मोटरसाइकिल खरीदे, कार खरीदे, जो भी खरीदे, घर खरीदे, ईटा खरीदे, बालू खरीदे, गिट्टी खरीदे, उसमें सब में टैक्स जुड़ता है। फिर टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? सरकार के पास जाता है। तो उस पैसे से सरकार हमको जो सुविधा देती है वो उस टैक्स के पैसे से देती है, कोई अपने घर से नहीं देता। इसलिए जो नमक हम खा रहे हैं
वो नमक किसी और का नहीं है, हमारा ही है। जो हम खा रहे हैं वो किसी और का नहीं है, हमारा ही है, क्योंकि हमारा ही टैक्स का पैसा। अरे हम 90% 90% कपड़ा भी तो पहनते होंगे, 90% चप्पल भी पहनते होंगे, 90% जूता भी पहनते होंगे, 90% मोबाइल भी चलाते होंगे, 90% साइकिल भी खरीदते होंगे, मोटरसाइकिल भी खरीदते होंगे। तो हम ज़्यादा चीज़ खरीदते हैं क्योंकि संख्या हमारी ज़्यादा है, तो ज़्यादा टैक्स भी तो हमें देते हैं। और जब ज़्यादा टैक्स हम देते हैं मतलब सरकार को ज़्यादा पैसा हम देते हैं। अब उस पैसे से सरकार हमको कुछ सहूलियत अगर दे रही है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, इसीलिए तो चुन रहे हैं सरकार को। ये तो जिम्मेदारी है ना सरकार की। मगर राशन देकर आपके बच्चों के जड़ों में गर्म पानी डालने का काम चल रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। देखो हम लोग गिनती की बात क्यों कर रहे हैं, ये समझने की बात। अगर मान लो सबका साथ सबका विकास कहा जाए, हम मान लो हमारा विकास करना है, तो पता होना चाहिए भाई ओबीसी में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पक्का मकान है और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कच्चा मकान, और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान ही नहीं है, छप्पर डाल के रहते, कितने कुछ ऐसे भी हैं जो पेड़ के नीचे रहते। पता होना चाहिए ना, तभी तो सरकार योजना बनाएगी हमारे विकास के लिए। फिर पता होना चाहिए कि ओबीसी के अंदर कितने बच्चे कक्षा 8 पास बेरोजगार हैं, कितने इंटरमीडिएट पास बेरोजगार हैं, कितने बीए पास बेरोजगार हैं, कितने बीएससी पास बेरोजगार हैं, यह पता होना चाहिए। फिर पता होना चाहिए कितने के पास जमीन है ठीक ठाक, कितने के पास नाम की है लहसुन गाड़ने भर को, और कितने के पास लहसुन गाड़ने भर को भी जमीन नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। फिर कितने व्यवसाय करते हैं, कितने मजदूरी करते हैं, कितने प्राइवेट नौकरी में है, कितने सरकारी नौकरी में है। जब ये सारी जानकारी सरकार के पास हो जाएगी तब सरकार हमारा विकास कर सकती है। कैसे? अब वो देखेगी कितने लोगों के पास घर नहीं है ओबीसी समाज में, उनको घर मिलना चाहिए। फिर वो देखेगी इनके इतने बच्चे बेरोजगार हैं, इतने कक्षा 8 पास, इतने हाई स्कूल पास, इतने इंटरमीडिएट पास, इतने बीए पास, इतने बीएससी पास, तो फिर उनको रोजगार देने की व्यवस्था बनाएगी। फिर उसको पता चलेगा कि भाई इतने के पास जमीन नहीं है, कम से कम इनको खाने पीने भर को जमीन मिल जाए, उसके लिए व्यवस्था बनाएगी। तब विकास होगा ना, केवल भाषण से विकास होगा, केवल नारा लगाने से विकास होगा सबका साथ, तो हमारा हो क्यों नहीं रहा? ये गिनती होगी तब ये सारा पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब सरकार को इसके लिए योजना बनाएगी, इसके लिए बजट पास करेगी, तब हमारा विकास हो। तो कर क्यों नहीं रही सरकार? कर इसलिए नहीं रही है, मान लो आप लोगों को थोड़ा पीला करना है, तो पीला कैसे किया जाता है? हल्दी लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हल्दी दिखा दिया जाए तो पीले हो जाते हैं। ऐसे मान लो ऐसे दूर से हल्दी दिखा दे और आप लोगों का रंग पीला पड़ जाए तो लगाने की जरूरत है? तो सरकार चलाने वाले ये देख रहे हैं कि इनको हल्दी लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो देखकर पीले हो जाते। हम कहते विकास करेंगे, ये मान लेते विकास करेंगे, और ये हमको वोट दे देते। और 75 साल से कांग्रेस भाजपा तमाम पार्टियां आई गई और यही खेला चल रहा है। हमारी गिनती आज तक नहीं हुई, सब लोग अच्छी अच्छी बात करते हैं और अच्छी अच्छी बात करके चले जाते हैं वोट लेकर के। कुछ बचा खुचा दारू पर ले लेते हैं, साड़ी बांट कर ले लेते हैं, मुर्गा खिला कर ले लेते हैं, इसमें भी तो ले लेते हैं। तो ये वोट का अधिकार दारू मुर्गा पर देने के लिए नहीं, ये वोट का अधिकार राजा बनने का अधिकार है। देखो पहले जब राजा लोग होते थे तब कैसे राजपाट हासिल होता था? एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता है। या मान लो हम राजा नहीं है, मान लो राजशाही होती तो हम 100, 200, 500 आदमियों की फौज तैयार करते और फौज राजा के ऊपर अटैक कर देती।
या तो राजा की सेना हमें मार देती, या तो हम राजा को मार देते, और जो जीत जाता वो राजा हो जाता। पहले तो ऐसे होता था। तो अब ये सिस्टम बदल गया। अब सेना नहीं तैयार करनी, हथियार नहीं इकट्ठा करना है, फिर क्या करना है? आदमी को इकट्ठा करके एक जगह जो ज्यादा वोट डलवा लेगा वो राजा हो जाए। अब इसकी ताकत हम समझ ही नहीं पाए। हम तो कहते लाओ 500 रुपया तुम्हें दे देंगे, लाओ 2 शीशी दारू तुम्हें दे देंगे, खिलाओ मुर्गा तुम्हें दे देंगे, दे दो साड़ी तुम्हें दे देंगे। ताकतें नहीं समझ पाए 75 साल की आजादी में कि वोट की ताकत क्या है, यही नहीं समझ पाए। जब नहीं समझ पाए तो हमारे साथ तो ऐसे ही है। तो ये समझने की जरूरत है। अगर गिनती होगी तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा, अगर गिनती नहीं होगी तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए हम लोग गिनती, अच्छा घर में जिसके घर में 4 लड़के हों और थोड़ा माँ बाप उसको थोड़ा ध्यान ना दे, क्या कहता? कहता घर में हमारे कोनो गिनती है, क्या कहता? 75 साल में गिनती नहीं है देश में, देश में गिनती नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम लोगों की आबादी 52% थी कब? 1931 में, जब देश में अंग्रेज थे तब गिनती होती, और जब अंग्रेज चले गए तो गिनती बंद हो गई, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद पंडित जी लोग देश में आ गए, इनका कब्जा हो गया। तो पंडित जी लोगों का दिमाग तेज चलता है, हमारे लोग तो सीधे साधे लोग हैं, जैसे समझा देते हो वैसे समझ जाते। पंडित जी लोगों ने देखा कि हमारी आबादी 3.5% है। पंडित कितना? 100 में 3.5, और हम लोग कितना? 100 में 90। शोषित वंचित जो लोग, तो ये एक तरफ 3.5, एक तरफ 90। तो पंडित जी लोग सोचे अगर हर साल जाति जाति गिनती होती रही तो हर साल पता चलेगा पंडित 3.5% है, पंडित 3.5% है, पंडित 3.5% है, 3.5%। एक दिन लोग सोचेंगे कि यार इसको बार बार क्यों जिताते हैं, हम ज्यादा संख्या में है, ये कम संख्या में है, इसी को बार बार जिताते हैं, यही जीतता है, यही प्रधानमंत्री बनता है, यही काम करता है, और यही हमारे खिलाफ काम करता है। तो उन्होंने सोचा अगर गिनती होगी तो ये झंझट बढ़ जाएगी और आजाद भारत में हम लोग राज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको पता ही नहीं चलना चाहिए इनकी कितनी संख्या है। तो आज तक नहीं पता चला कितनी संख्या, आज तक गिनती ही नहीं हुई। अब जब गिनती नहीं है तो हिस्सा कैसे मिलेगा? बिना गिनती के हिस्सा मिल पाएगा? जैसे मान लिया एक माई बाप के 4 लड़का और एक लड़का बचपन में गायब हुई, वो जियत हुआ, लेकिन अब बचपन में गायब हुई तो घर की गिनती से बाहर है ना। जब तक वो परिवार रजिस्टर में उसकी गिनती नहीं होगी घर के, तब तक हिस्सा कैसे मिलेगा? जब वो परिवार रजिस्टर में आएगा तभी हिस्सा मिलेगा, और एक बार बाहर हो गया तो आने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा उसको, तभी आएगा रजिस्टर में। जब आएगा तभी घर में हिस्सा मिलेगा। वैसे देश में जब हमारी कोई अलग से गिनती नहीं है तो हमारा जो हक हिस्सा है वो हक हिस्सा हम लोगों को नहीं मिल रहा। हर जगह जमीन में, कल कारखाना, उद्योग धंधा, नौकरी चाकरी, हर जगह हमको जितनी हमारी संख्या उतना मिलना चाहिए। अगर मिल जाए तो हम राजा नहीं हो जाएंगे, तो राशन की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई हम जितने हैं उतना % नौकरी पा जाएं, उतना % जमीन पा जाएं, उतना % कल कारखाना, उद्योग धंधा, फैक्ट्री में हिस्सेदारी पा जाएं। जब हर चीज हम पा जाएंगे, अंबानी को राशन की जरूरत है, अडानी को राशन की जरूरत है, काहे ना? ब्राह्मणों को राशन की जरूरत काहे नहीं? उनको उनका हिस्सा मिला। हमारे आदमी को राशन की जरूरत क्यों है? इनका हिस्सा हड़प लिया गया,
इनका हिस्सा हड़प लिया गया है और हड़पने वाले लोग ही राशन दे करके कह रहे हैं इसी में खुश रहो, अपना हिस्सा मत मांगो, राशन में खुश रहो। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, कहा कि हमें शासन करती जमात बनना है। क्या करना है? शासन करने वाली जमात बनना है। और आरएसएस बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? तुम्हें राशन लेती जमात रहना है। बाबा साहब कहे तुम्हें शासन करती जमात बनना है, आरएसएस बीजेपी वाले कह रहे हैं तुम्हें राशन लेती जमात रहना है। तुम भी राशन लो, तुम्हारा बेटा भी राशन ले, तुम्हारा उसका बेटा भी राशन ले, उसका बेटा भी राशन ले, उसका बेटा भी राशन ले, पीढ़ी दर पीढ़ी राशन खाते रहो, हमारा काम करते रहो। तो ये जो देश में चल रहा है इसको बदलने की जरूरत है। अब मान लो कुछ लोगों के पास इसमें जमीन हो, किसान हो, आप लोग जब मार्केट में जाते हैं, मान लो कुर्सी पर आप लोग बैठे हैं, कुर्सी मान लो आपको खरीदना है बाजार से, तो आप जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम 400 रुपया देंगे इसका, कि आप दुकानदार को पूछते हैं भैया ये कुर्सी कितने में देंगे? आप पूछते हैं ना दुकानदार को कि कुर्सी कितने में दोगे? तो कुर्सी का दाम कौन तय किया? जिसने उसको बनाया होगा, फैक्ट्री मालिक ने तय किया होगा, अपनी लागत जोड़ा होगा, अपना मुनाफा जोड़ा होगा, सरकार का टैक्स जोड़ा होगा, फिर उसके बाद उसने उसका रेट तय किया होगा। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, कपड़ा, जूता जो भी आप खरीदते हैं तो बनाने वाले ने तय किया। अच्छा, माचिस की डिबिया खरीदने जाओ सबसे छोटी चीज, उस पर भी रेट लिखा रहता है ना। ये तो आप नहीं कहते नहीं हम इतने में खरीदेंगे, उस पर भी रेट लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हिंदी में क्या? अधिकतम खुदरा मूल्य। इसका मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा इसको इतने में बेचा जा सकता। जो माचिस की डिबिया पर जो पैसा लिखा होता है वो ज्यादा से ज्यादा में उतने में बेचा जा सकता। तो आपको कितने में मिलता है? ज्यादा से ज्यादा जितने में उसको बेचा जा सकता है उतने में आपको खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है और आप खरीदते हैं। लेकिन आप भी धान वान पैदा करते होंगे, गेहूँ पैदा करते होंगे, सरसों पैदा करते होंगे, अरहर पैदा करते होंगे और बहुत चीज पैदा करते होंगे, तो आप भी बेचते होंगे कभी कभी। तो आप भी अपना गेहूँ लेके बाजार में जाते होंगे। तो बनिया पूछता है कितने में गेहूँ दोगे, कि आप पूछते हो कितने में हमारा गेहूँ लोगे? कौन पूछता है? जो अपना गेहूं बेचने लेकर जाता वही पूछता है भैया कितने में लोगे। और वही बनिया के यहाँ से दूसरा सामान लेता है तो पूछता कितने में दोगे। अच्छा, या तो बेचने वाला ही दाम तय करे या तो खरीदने वाला ही दाम तय करे। हमारा जो सामान हम पैदा करते हैं उसका दाम खरीदने वाला तय कर रहा है, और जो सामान पूंजीपति बना रहा है उसका दाम बेचने वाला तय कर रहा है। ये उल्टी गंगा 75 साल से बह रही है। 75 साल से उल्टी गंगा बह रही है। क्या कभी इसके बारे में हम लोगों ने सोचा? और जब सोचबे नहीं करेंगे तो परिवर्तन कहाँ से आएगा? क्या कभी हम लोगों ने सोचा कि भाई एक समान शिक्षा नीति क्यों नहीं है? अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, नेता, अभिनेता के बच्चे उसी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते जिसमें किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं? भाई 1 मिनट में पढ़ाई शुरू हो जाए। डीएम का लड़का प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दे, पढ़ाई शुरू। तो आपके लड़के को फायदा हो जाएगा क्योंकि पढ़ाई होना शुरू हो जाएगी। पहले प्राइमरी पढ़ाई होती थी, अब क्यों नहीं होती? तब सबके लड़के जाते थे, पंडित जी के लड़के भी जाते थे, भाऊ साहब के लड़के भी जाते थे, गरीब के लड़के कम जाते क्योंकि मास्टर पंडित जी होते थे, इतना पीटते थे। गरीब का लड़का अगर चला जाता था तो जो बहुत हिम्मत करके रुकता था वही रुकता था, नहीं भाग खड़े होते थे क्योंकि इतना पिटवे करते थे कि ये केवट का लड़का है, भर का लड़का है, प्रजापति का लड़का है, कुर्मी का लड़का है, यादव लड़का है, चमार, पासी, धोबी, खटिक का लड़का है, पढ़ के क्या करेगा? इतना पीटते थे भाग जाए। जो टिक गए वो मास्टर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, कहीं ना कहीं वो बढ़िया हो गए, नेता हो गए। तब पढ़ाई होती थी, तब सबके बच्चे वहीं जाते थे।
अब केवल गरीबों के बच्चे जाते, पढ़ाई के नाम पर खिचड़ी खिलाया जाता, पढ़ाई नहीं है। तो इन सब बातों के खिलाफ हम लोगों को लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, समाज को समझाना पड़ेगा, समाज को बताना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को इसकी फुर्सत मिले तब तो टीवी वाले दिन भर हिंदू मुसलमान करते। इससे हम लोग ओबीसी जो लोग उनके घर